नमस्कार। आज के स्वदेशी चौपाल के 21वें दिन आप सभी से जुड़कर मुझे बेहद प्रसन्न। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन। आज का मेरा विषय है स्वावलंबी भारत और हमारा परिवार। लेकिन विषय पर आने से पहले मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपने सभी स्वदेशी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों का अभिनंदन करना चाहती हूँ। खास तौर पर अभिनंदन इस बात के लिए कि कोरोना जैसी भीषण महामारी से जूझते हुए भी उन्होंने स्वदेशी चौपाल के माध्यम से लाखों करोड़ों भारतवासियों के हृदय में स्वदेशी स्वीकार और चाइनीज बहिष्कार को धीरे धीरे उतार दिया है। हम सभी स्वदेशी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक नया किया है जिसका नाम है ज्वाइन स्वदेशी। से इस जन आंदोलन की शुरुआत अभी कुछ ही दिन पहले की गई थी, जिसका नंबर है 8929208080। इस नंबर मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 8929208080। इस नंबर पर मिस्ड कॉल करके आप सभी स्वदेशी की मुहिम से जुड़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मात्र 16 दिनों में ही इस जो भी आंदोलन शुरू हुआ है मिस्ड कॉल से स्वदेशी ज्वाइन स्वदेशी का, ये 16 दिन पहले हम लोगों ने शुरू किया था। लेकिन इन मात्र 16 दिनों में 34,000 से अधिक स्वदेशी भाई बहन हमसे जुड़ चुके हैं। ये हमारे लिए बेहद गर्व का विषय है कि हमारे भाई बहनों ने 34,000 भाई बहनों ने हम सब के साथ, लाखों लोग जो स्वदेशी से ऑलरेडी जुड़े हैं उनके साथ स्वदेशी का संकल्प लिया है। मैं आप सब जितने लोग भी नए जुड़े हैं उन सब का भी अभिनंदन करती हूँ और स्वदेशी में स्वागत करती हूँ, तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। अब आप सबसे मैं एक ही आह्वान करना चाहती हूँ अपना व्याख्यान शुरू करने से पहले या अपनी बात रखने से पहले, कि अगर स्वावलंबी भारत का निर्माण करना है, आत्मनिर्भर इसे बनाना है, तो आपको स्वदेशी से जुड़ना होगा और स्वदेशी से जुड़कर स्वदेश की हर चीज़ को हमें उस ग्लोबल उसमें पहुंचाना होगा कि जो भी हमारी लोकल चीज़ें हैं वो ग्लोबल हो जाए। मतलब ग्लोकल हमें बनाना है हर चीज़ को। लोकल और ग्लोबल को जब आप जोड़ देते हैं तो एक नया वर्ड बनता है जिसे हमने बनाया है, जिसको कहते हैं ग्लोकल। तो हमारी जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी हमारे कामगार हैं या जो गांव में जो भी हमारी छोटी छोटी उद्योग हैं, जो भी सामान हम बनाते हैं, उन सबको हमें ग्लोकल प्लेटफॉर्म पर रखना है, उन्हें ग्लोकल बनाना है। मतलब लोकल से उन्हें ग्लोबल लेवल पर पहुंचाना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लोबल लेवल पर पहुंचाने के लिए जो भी हमारी गुणवत्ता है ना, उस पर हमें बहुत ध्यान देना होगा। इस पर आगे हम डिटेल में विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका आह्वान करना चाहती हूँ स्वदेशी हम सब। अब हम अपने विषय पर आते हैं। जब हम इस विषय की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में हमारी हिस्ट्री, हमारा इतिहास, क्योंकि भारत का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। और भारत जैसे प्राचीन देश का, जिसकी परंपरा, सनातन परंपरा लाखों वर्ष पुरानी है, वैसा किसी भी देश का इतिहास नहीं है। तो हम अपने इतिहास पर जब गौर करते हैं, इतिहास पर गौर जरूर करते हैं, लेकिन हम भारत को ही भारत बता रहे हैं। इस पर हमें थोड़ा सा आश्चर्य भी होता है कि हमें भारत को भारत क्यों बताना पड़ रहा है। हमारे जितने भी भाई बहन हैं, भारतवासी हैं, उन सबको इस इतिहास के बारे में पता होना चाहिए पहले से भी। और इतिहास के पन्ने पलटने पर सबसे पहले हमें याद आते हैं मेगास्थनीज याद आते हैं, क्योंकि मेगास्थनीज हमारे देश में आए थे और एक ग्रीक इतिहासकार थे और बहुत बड़े विद्वान थे, जो सेल्यूकस के राजदूत के रूप में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। माना जाता है कि मेगास्थनीज ने लगभग 5 साल तक महाराज चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत रहकर अपना कार्य किया था। ये समय 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के बीच का है, ऐसा माना जाता है। मेगास्थनीज ने यहाँ से लौटने के बाद एक किताब लिखी, एक पांडुलिपि, जिसको हम मानते हैं ऐतिहासिक है, वो हिस्टोरिकल है, जिसका नाम है इंडिका।
इंडिका में उन्होंने हमारे देश के बारे में, हमारे भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें विस्तार में लिखी हैं। मैं उतना विस्तार में इतिहास में नहीं जाऊंगी, बस थोड़ी सी कुछ बातें उनकी मैं आपको शेयर करना चाहूँगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो हमारा भारत था उन दिनों 321-320 ईसा पूर्व, वो कैसा भारत था, उसके बारे में बताने के लिए थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा। तो मेगस्थनीज कहते हैं उनने उस समय के भारत को 7 वर्गों में बांटा था। वो 7 वर्ग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जब हम उन पर हमने विचार किया, हमने इसको डिटेल में देखा, तो हमें लगा ये वर्ग ही इतने महत्वपूर्ण हैं जो हमारी स्वदेशी की अवधारणा को और ज़्यादा मजबूत करते हैं, हमारी सोच को, हमारे विचार को मजबूत करते हैं। उनका सबसे पहला वर्ग था जिसमें दार्शनिक आते थे, फिलासफर, जो थिंकर्स होते हैं किसी भी देश के, जो थिंकर्स होते हैं, दार्शनिक होते हैं, जो विचार करते हैं, चिंतन करते हैं अपने देश की समस्याओं के बारे में, उनके समाधान के बारे में, तो उनको दार्शनिक की श्रेणी में आप रख सकते हैं। तो पहला वर्ग दार्शनिक का था, जिनमें थे तो बहुत कम लोग, लेकिन समाज में उनका सबसे ऊंचा स्थान था। ये भी हमें, जब हमने ये पढ़ा तो हमें बहुत गर्व हुआ ये जानकर कि समाज में अब हम समाज को कुछ अलग नज़रिए से देखने लगे हैं। वो हम बाद में चर्चा करेंगे। जो दूसरा वर्ग था वो किसानों का था, मतलब दार्शनिक के बाद सीधे किसान आ गए थे हमारे। जो तीसरा वर्ग था वो गडरियों का था, जो भेड़ बकरी चराते हैं या पशुपालन करते हैं, उनका था। और चौथा वर्ग जो था वो कारीगरों का था। उनमें से कुछ कारीगर जो थे वो तो हथियार बनाते थे, और जो कुछ और कारीगर थे वो खेती के उपकरण बनाते थे। पांचवा वर्ग जो उन्होंने बताया है इंडिका में, वो था सेना का था। सेना कई तरह से पैदल होती थी, आपको पता है, तलवार लेके युद्ध होते थे उस समय, भाला तलवार इन सब से युद्ध होते थे, क्योंकि बहुत सारे ऑटोमेटिक राइफल्स, गन, बोफोर्स, ये सब हम लोगों के पास नहीं था उस समय, तो पैदल सेना होती थी मोस्टली। छठा वर्ग जो उन अधिकारियों का था जो देश भर की जांच पड़ताल और प्रबंध करते थे। आपने ये देखा कि जब ये वर्गीकरण हुआ तो 6वें नंबर पर वो अधिकारी आते हैं, और जो देश भर की जांच पड़ताल और प्रबंध का कार्य देखते थे। और 7वें नंबर पर आते हैं सभासद। 7वें नंबर पर सभासद थे जो लोगों के संबंध में विचार विमर्श और चर्चा किया करते थे, समाज के गाँव के संबंध में। और राजा इन्हीं लोगों से, जो सभासद हैं, इन्हीं लोगों से सलाह करता था, और फिर सलाह करके वो अपना निर्णय, उचित अनुचित, उस वहाँ के विकास का निर्णय, या वहाँ का कैसे हम बेहतर कर सकते हैं उस देश को, उस गांव को, उसका निर्णय राजा लिया करते थे। तो ये 7 चीज़ें मैंने बताई जो उन्होंने वर्गीकृत किया था। और इन 7 चीज़ों में सबसे जो मुख्य भूमिका में है, आपने देखा होगा, दूसरा वर्ग किसानों का आता है। मतलब जब श्रेणी उन्होंने किया तो किसान हमारे दूसरे वर्ग पर आते हैं, तीसरे वर्ग पे पशुपालन वाले लोग आते हैं, और चौथे पर कारीगर आते हैं। तो ये कितनी सुखद स्थिति है, कितनी खुशी की बात है कि जो बात आज हम स्वदेशी के माध्यम से कह रहे हैं, पूरे देश को संदेश दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, और कर भी रहे हैं उसी कार्य को, वो सदियों पहले ऐतिहासिक जो हमारा भारत है, जो भारत का इतिहास है, उसमें ऑलरेडी वो चीज़ें पहले से रही हैं। हमको क्या करना है, सिर्फ उन्हीं का पुनर्जागरण करना है, उन चीज़ों को फिर से हमें मेन स्ट्रीम में लाना है। हमको यही करना है, यही हमारा दायित्व। स्वदेशी में रहने के नाते भी स्वदेशी को मैं तो बहुत समझती हूँ कि बहुत बड़ा शब्द है। ये सिर्फ विचार नहीं है, ये हमारा आचरण है। स्वदेशी कोई विचार हो ही नहीं सकता, क्योंकि आचरण अगर हमारा स्वदेशी है तो हम स्वदेश की हर चीज़ से प्यार करेंगे। वहीं पर पंडित दीनदयाल जी भी आते हैं, जिनको मैं अभिनंदन करती हूँ। वहीं पर आदरणीय श्रद्धेय दत्त हैं, क्योंकि उन्होंने जो चिंतन किया है ना, वो बहुत व्यापक किया है। पूरे भारत का, देश का चिंतन किया है, राष्ट्र का चिंतन किया है। व्यक्तिपरक चिंतन नहीं रहा उनका कभी भी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो स्वदेशी विचार है ना, ये जहाँ से आया है, जहाँ से उद्धृत हुआ है, ये पूरे राष्ट्र चिंतन का विचार है। ये शुरुआत भले हम उसकी परिवार से करें, फिर समाज में जाएं, फिर देश जने, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहले जो यूनिट है, वो इकाई है, एक व्यक्ति है समाज की। एक व्यक्ति जो है वो मिलकर परिवार बनाते हैं, कुछ व्यक्ति मिलकर। वही परिवार जब मिलते हैं तो वो समाज का निर्माण कर देते हैं, और वही समाज मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। कुछ समाज मिलकर गांव का, फिर देश का, फिर बड़े शहरों का। अगर आप उसको विस्तार में जाएं, और विस्तार में नहीं जाते हैं तो समाज से सीधे
देश का, राष्ट्र का निर्माण होता है। और राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए, हम सब के लिए। तो स्वदेशी आचरण का मेरा मतलब यही है कि स्वदेशी आचरण हम जो भी करें वो राष्ट्र को केंद्र में रख के करें, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है हमारे लिए। हमारी देशभक्ति ही सर्वोपरि है। अब हम आगे कुछ से पहले मैं श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के कुछ विचारों को आपके साथ, उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था, ये सारे विचार उनके बहुत पहले के ही हैं, लेकिन वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और उनकी जन्मशती भी है। तो मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, उन्हें नमन करती हूँ तहे दिल से। उन्होंने कहा था कि विश्व के दक्षिण भाग में बसे हुए देश सभी प्रकार के प्राकृतिक संपदा से पूर्ण होते हुए भी उत्तर के देशों द्वारा शोषित होते हैं। ये बात उन्होंने बहुत पहले ही कह दी थी। आपको पता है वो दृष्टा भी थे और सृष्टा भी थे, कितनी दूरदृष्टि थी उनकी। विश्व अर्थव्यवस्था पश्चिम द्वारा नियंत्रित होती है, जो विशुद्ध बाजारवाद पर आधारित है। ये हम सब जानते हैं, क्योंकि जो पश्चिम की है हमारी अर्थव्यवस्था वो विशुद्ध बाजारवाद पर आधारित है। इसका परिवर्तन होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और रूस से साम्यवादी अर्थव्यवस्था को त्याग कर एक तृतीय विकल्प भारत को प्रस्तुत करना होगा। हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और रूस की साम्यवादी अर्थव्यवस्था को त्यागना होगा। तभी उनका जो तृतीय विकल्प है वो भारत प्रस्तुत करेगा, तभी भारत अपनी सही दिशा में आगे बढ़ पाएगा, विकसित हो पाएगा, स्वावलंबी हो पाएगा, आत्मनिर्भर हो पाएगा। ये श्रद्धेय दत्तोपंत जी के विचार हैं जो मैंने आपके सामने रखे। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये विचार उन्होंने बहुत वर्षों पहले दिए थे और आज के समय में वो कितने ज़्यादा प्रासंगिक हैं। अगर हम बात करते हैं स्वदेशी की, तो पिछले 24 साल से स्वदेशी जागरण मंच ने विदेशियों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है। 24-25 वर्षों से आप कह सकते हैं, और यह आंदोलन निरंतर चल रहा है। ये कभी रुका नहीं है, कभी थमा नहीं है। जितनी भी मुश्किलें आई हों, लेकिन आंदोलन, जो भी हमारे अग्रज रहे हैं उन्होंने हमेशा इस आंदोलन को जारी रखा है। तो बेसिकली स्वदेशी एक विचारधारा नहीं है, स्वदेशी एक आंदोलन है और हमें उसी तरह से इसको आंदोलन की तरह ही लेकर आगे बढ़ना होगा। और ये आंदोलन निरंतर चलता ही जा रहा है। स्वदेशी जागरण मंच भारत को आर्थिक आज़ादी दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। हम सभी जानते हैं, सभी स्वदेशी भाई बहन जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जो हमसे नए जुड़े हैं, उनको भी हम बताना चाहते हैं कि ये हमारा आंदोलन आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है। आर्थिक आज़ादी दिलाना चाहता है देश को स्वदेशी आंदोलन। इसी के तहत कैंसर की दवा के नाम पर लूट रही नोवार्टिस कंपनी के खिलाफ भी हमने लड़ाई लड़ी थी। आप सबको याद होगा, वो लाखों रुपए की जो दवा बेचती थी और उसकी अब जेनेरिक मेडिसिन बन गई है, जो उससे 500 गुना वो मतलब ज़्यादा महंगी थी और वो बहुत सस्ती है। जो भी जेनरिक हमारी मेडिसिन हैं जो हमारे देश में बन रही हैं, जो स्वदेशी हैं, उनका दाम, उनकी कॉस्ट बहुत कम है। पर अभी भी हम में थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम जेनरिक मेडिसिन खरीदें और बाहर की कंपनीज की दवा ना खरीदें। इसी तरह अगर हम जीएम फूड्स की बात करते हैं तो जीएम फूड्स की लड़ाई भी स्वदेशी ने ही लड़ी थी। वो भी स्वदेशी का एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसके ज़मीनी परीक्षण को रुकवाया गया था, क्योंकि ज़मीनी परीक्षण अगर हम नहीं रोकेंगे तो हमारा स्वदेशी बीज कैसे आगे आएगा, और स्वदेशी बीज जब हमारे किसान नहीं उगाएंगे, उसको आगे नहीं भेजेंगे, तो स्वदेशी बीज जब वो किसानों तक नहीं पहुंचेगा तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे किसान हमारा जब किसान आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। 2/3 जनसंख्या हमारी गाँव में रहती है, आप सब जानते हैं। तो किसान तो बहुत आयद हैं हमारे, तो अगर वो आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, उनको स्वदेशी बीज नहीं मिलेगा, जीएम फूड्स का हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो कैसे स्वावलंबी होंगे हम सब लोग। और दूसरी बात, आज इस समय आप जो देख रहे हैं बहुत बड़ी समस्या है, ये जो पलायन की हुई है, गांव से शहर की ओर लोग गए हैं, और कोविड जैसी महामारी के चलते आप इस समय देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन हो रही है। तो वही लोग वापस अपने घर जाना चाहते हैं। तो इस पलायन की पृष्ठभूमि में सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि हमारे रोजगार बंद हो गए,
हम निर्भर हो गए दूसरों पर, हम डिपेंड हो गए, हमारे पास कोई काम धंधा गांव में बचा ही नहीं है और हमको मजबूरी में अपना गांव घर छोड़ के शहरों में जाना पड़ा, अनजान शहरों में जाना पड़ा, जहाँ पर हमारा कोई भी जान पहचान का नहीं था। वो तो सिर्फ हमने मेहनत की और हमको दो रोटी मिल गई, उसके लिए हमें शहर में जाना पड़ा। तो ये पलायन कभी होता ही नहीं अगर हमारी स्वदेशी अवधारणा पहले से की ही तरह, जैसा हमारा ऐतिहासिक भारत है, अगर उस तरह से हम चले होते, स्वदेशी के ऊपर ही, स्वदेशी अवधारणा के ऊपर, स्वदेशी को अपने जीवन शैली में अपनाया होता, तो इनकी चीज कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। अब हम एक चीज आपसे कहना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से सुनिएगा। स्वदेशी अपनाए बिना भारत का विकास हम नहीं कर सकते हैं। ये आप नोट कर लीजिए। अगर हम स्वदेशी नहीं अपनाएंगे तो भारत को हम उस जगह नहीं पहुंचा सकते जहां पर हम पहुंचाना चाहते हैं। हम स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कभी नहीं कर पाएंगे अगर स्वदेशी नहीं अपनाएंगे। स्वदेशी के व्यवहार से ही हमारे गांव और हमारा देश समृद्ध होगा। अगर हम पंडित जी की बात करते हैं, पंडित दीनदयाल जी की हमें स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हुए, तो उनकी अवधारणा हमारे मस्तिष्क में आती है। भारतीय संस्कृति संपूर्ण मनुष्य का संकलित विचार करती है। आप ये सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति मनुष्य का संकलित विचार करती है। मतलब मनुष्य है क्या, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है। तो मनुष्य खाली एक शरीर नहीं है। पंडित जी के विचार से, और वैसे ये सत्य भी है, और सारे हमारे मनीषियों ने, गुरुओं ने, जो भी हमारे पुरातन रिकनेक्ट हो गया है। इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम हुई थी शायद। हम पंडित दीनदयाल जी के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने मनुष्य का एक संकलित विचार दिया है। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों का समुच्चय है। इसलिए मनुष्य की, मानव की प्रकृति का मतलब है कि उसके साथ साथ उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी आत्मा, मतलब शरीर के साथ साथ हमारी मन, बुद्धि और आत्मा का भी समुचित विकास हो, एक साथ विकास हो। वही मनुष्य का असली विकास माना जाएगा। पंडित दीनदयाल जी ने बहुत सारी चीज़ों पर विचार किया है। हमारा आज का जो विषय है स्वावलंबी भारत और हमारा परिवार, इस पर भी उन्होंने काफ़ी विचार किया है। उन्होंने ये बातें हमें बहुत पहले बताई थी कि पाश्चात्य चिंतन जो है हमारा, जो इस समय हमारे ऊपर हावी है, वो उपभोगवाद पर आधारित है। इसके केंद्र में व्यक्ति है। तो व्यक्ति जहाँ केंद्र में होता है, तो व्यक्ति को अपनी सारी सुख सुविधा के लिए संलग्न रहने का पूरा अधिकार भी है, और उसके लिए वो प्रयास भी कर सकता है, क्योंकि उसके केंद्र में व्यक्ति है। इस विचार से प्राकृतिक संसाधनों का बेहिसाब व बेरहमी से दोहन किया गया। आप सब जानते हैं कि परम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी हम सबसे कहा था कि अगर हम प्रकृति का दोहन से केवल उतना करेंगे, प्रकृति से सिर्फ उतना ही लेंगे जितना हमारी ज़रूरत है, तो प्रकृति हमेशा हमें वरदान देगी, हमारा ध्यान रखेगी, हमारा ख्याल रखेगी। लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा लालच में आकर अगर उसका दोहन करेंगे तो प्रकृति हमारी कभी ख्याल नहीं रखेगी, ध्यान नहीं रखेगी, वो हमारे लिए निष्ठुर भी हो सकती है। और शायद ये प्रकृति का ही प्रकोप है, जो मुझे लगता है, अगर मैं आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ कि ये प्रकृति का प्रकोप है जो कोरोना हमारे बीच है, इस समय पूरे विश्व के बीच में है। क्योंकि हमने प्राकृतिक संसाधनों का बेहिसाब बेरहमी से दोहन किया है। भौतिक विकास तो हुआ है विश्व का, लेकिन प्रकृति हमारी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। हम बहुत सारे तरह तरह के वैश्विक सम्मेलन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, संगोष्ठियां करते हैं, समस्याओं पर चर्चा तो बहुत करते हैं हम लोग, पर कभी हमने उनके समाधान के विषय में भी सोचा है? जब हम समाधान के विषय में सिर्फ सोचेंगे नहीं, करेंगे, उन समाधान के लिए प्रयास करेंगे, तब उस समय समाधान उनका हो पाएगा, उन समस्याओं का। क्योंकि हर समस्या के अंदर ही उसका समाधान छुपा होता है। आप ये जान लीजिए,
कोई भी समस्या अगर हमारे सामने है, अगर हम बहुत अच्छी तरह से विचार करेंगे उस पर, तो आप समझ पाएंगे कि उस समस्या के अंदर ही उसका समाधान छुपा हुआ है। लेकिन हमें वो नज़र नहीं आएगा जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे। चिंतन करेंगे तो उसका समाधान हमें जरूर नजर आएगा। तो मेरा कहने का यही मतलब था कि जो उपभोगवाद है, इसने हमारी समाज को अराजक स्थिति में पहुंचा दिया है। उपभोगवाद का ही ये जो रिजल्ट है, जो हम देख रहे हैं कि सारा हमारा जो पूरा घर है या शहर है या पूरा हमारा देश है, विदेशी सामान से ही भरा पड़ा है। सारी ज़रूरत की चीज़ें भी विदेशी ही मिल रही हैं, हमें वही दिख रही हैं। तो इस अराजकता की स्थिति से निपटने के लिए जहाँ से लौटना उतना आसान नहीं है, बेहद मुश्किल है। ये पंडित जी ने भी कहा है कि लौटना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमें लौटना तो पड़ेगा। अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है, स्वावलंबी बनना है, तो हमें स्वदेशी की ओर लौटना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा समाज बिखर रहा है, परिवार हमारे टूट रहे हैं। आपने सबने देखा, वृद्धाश्रम बन रहे हैं। पंडित दीनदयाल जी ने इस दृश्य की कल्पना वर्षों पहले कर ली थी। आप सोच सकते हैं कि वो भविष्य दृष्टा थे। ये जितने भी हमारे मनीषी हुए हैं, राष्ट्र ऋषि हुए हैं, ये सब सिर्फ बोलते नहीं थे, उन्होंने उस पर चिंतन किया था, वो करते थे। मेरा कहने का मतलब कि जिस दिन आप कथनी और करनी को एक कर लेंगे, जो बोलेंगे उस पर कार्य करना शुरू कर देंगे, उसको करने लगेंगे, उसी दिन आप वास्तविक स्वरूप से इन सबको श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे, चाहे वो पंडित जी हों, चाहे दत्तोपंत जी हों, चाहे दीनदयाल जी हों। अगर हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें जमीनी स्तर पर स्वदेशी को आगे बढ़ाना होगा, सब करना होगा। खाली हमें लेक्चर्स नहीं देने होंगे, संगोष्ठियाँ नहीं करनी होंगी, हमें गांव में खुद उठकर जाना पड़ेगा। हमारा प्रोग्राम भी है चलो गांव की ओर, और जो बहुत अच्छी तरह से किया गया था, तो उसी तरह से गांव में चल के हमें इंटरनेट पे चौपाल नहीं, गांव चल के चौपाल लगानी होगी। और जब हम गांव चल के चौपाल लगाएंगे और एक एक किसान का, एक एक व्यक्ति का, एक एक अपने साथी का उसी समय जवाब देंगे उसको, जब वो पूछेगा उसकी जो दिक्कतें हैं, जो मुश्किलें हैं, जो भी प्रश्न उसके दिमाग में आएगा वो हमसे पूछेगा और हम उसको जवाब दे पाएंगे, उसको वहाँ पर उसको सोल्यूशन दे पाएंगे, उसका समाधान कर पाएंगे उसकी जिज्ञासा का। वही हमारी रियल चौपाल होगी स्वदेशी की। तो मैं आपसे ये बस यही कहना चाहती हूँ कि दीनदयाल जी ने जो कहा कि जो भी हमारे विदेश नीति हो या विदेशों के साथ सहयोग की बात हो, तो ऐसा नहीं है कि हमें सहयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी अवधारणा ही वसुधैव कुटुंबकम की रही है। हमारे सनातन समय से हम इसी शाश्वत अवधारणा के साथ आगे बढ़े हैं। तो भारतवर्ष का जो चिंतन है वो वसुधैव कुटुंबकम का है। पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, खाली हमारा परिवार हमारा कुटुंब नहीं है, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। तो हम विश्व को साथ लेकर चले हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं, इस समय भी, कोविड महामारी के समय भी, हमने वसुधैव कुटुंबकम का कितना अच्छा उदाहरण पेश किया है। परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सब जगह हम लोगों ने दवा भेजकर, एक्सपोर्ट करके मानवता की रक्षा की है, क्योंकि मानवता सबसे ऊपर है। किसी भी चीज के आगे मानवता है, और अगर हम में मानवता नहीं है तो हम मनुष्य होने के, कहलाने के हकदार ही नहीं है। उसी मानवता को ध्यान में रखते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, वो चाहे अमेरिका हो या इटली हो या दूसरी कंट्रीज हो, सब जगह निर्यात किया गया जो भी दवा हमारे पास अवेलेबल थी। जबकि हमें पता है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी जनसंख्या है हमारे देश की, करोड़ों की जनसंख्या है, 135 करोड़ पहुंच रही है, आप सब जानते हैं। तो उसको कैटर करने के लिए हमारे पास भी दवा का बहुत बड़ा जखीरा होना चाहिए इस महामारी के अवसर पर। उसके बाद भी हमने अपने उस शाश्वत विचार का पालन किया है। हमने मानवता का रास्ता दिखाया है पूरे विश्व को कि मानवता से, प्रेम से, सहभागिता से, सद्भाव से ही हम एक दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। कितना भी चाहें, जब तक हम में मानवता नहीं होगी, हम मनुष्य नहीं बनेंगे, तो हम किसी और के लिए कुछ करने के लिए सोच ही नहीं सकते। दीनदयाल जी ने तो इस दृश्य की कल्पना 6 दशक पहले ही कर ली थी, और उन्होंने कहा था
कि अपने हित को देखते हुए हमें विदेशी ताकतों के साथ भी या दूसरे देशों के साथ भी सहयोग बढ़ाना चाहिए। पर हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे हित में है जो हम कर रहे हैं, कौन सी चीज़ हमारे लिए हितकर नहीं है, हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए, हमारे। क्योंकि जब हम बात करते हैं विदेशी पूंजी की, तो आप ये समझ लीजिए अर्थव्यवस्था का ये नियम है कि पूंजी जहां से आती है वहां की वो संस्कृति भी साथ लाती है। तो विदेशी पूंजी पर अगर हम निर्भर रहेंगे तो वहां की संस्कृति भी हमारे पास आएगी और उस संस्कृति में हम लोग ढल जाएंगे उस पूंजी के साथ साथ। क्योंकि पूंजीवाद का ये बहुत बड़ा नियम है कि वो अपने साथ वहाँ की संस्कृति भी लाता है। इसलिए हमें इन चीज़ों के प्रति सावधान रहना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है सावधान रहना। आज का हमारा विषय आप सभी जानते हैं स्वावलंबी भारत और परिवार पर आधारित है। अब जिस तरह से कोरोना की बात, अब कोरोना की बात किए बिना, कोविड-19 की बात किए बिना ये व्याख्यान पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब घर में हैं, आप सभी जानते हैं। इसीलिए हम चौपाल गांव में न लगाकर ऑनलाइन चौपाल कर रहे हैं, इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं, इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं आप सबसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि हमें घर से निकलना मना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधान सेवक जी ने ये आदेश दिया है, आदेश नहीं, उन्होंने निवेदन किया है। आप देखिए उनकी महानता, उनका बड़कपन देखिए थोड़ा सा, कि वो आदेश नहीं देते, वो जनता से निवेदन करते हैं और उनके एक निवेदन पर जनता खड़ी हुई है उनके साथ। इससे बड़ा राजनेता और कौन हो सकता है? आप खुद समझ सकते हैं इन चीज़ों को। आपने ये चौथा लॉकडाउन है, इस पीरियड में, जब इस समय हम मुश्किल की घड़ी में हैं, महामारी से जूझ रहे हैं, इस घड़ी में वो हमें इतना ढाढ़स बधा रहे हैं, इतनी मुश्किल घड़ी में वो जो भी निर्णय ले रहे हैं सोच समझकर, चिंतनशीलता के साथ ले रहे हैं। तो विश्व पूरा हमें यह देख रहा है, हमारी तरफ ही देख रहा है। जिस तरह से कोरोना के संकट का सामना हम कहेंगे हमारे देश ने किया है, वो पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण बनकर सामने खड़ा है। जिस तरह से हमारे पूरे देश ने एकजुट होकर संकल्प के साथ, यम से, नियम से, संयम से, सद्भाव से और सहयोग से इस आपदा का मुकाबला किया है, वो पूरे विश्व के सामने एक सशक्त उदाहरण पेश किया है। हमारे देश ने, पूरे विश्व को इस बारे में चिंता थी, बहुत बड़ी चिंता थी, पूरा विश्व चिंतित था। बहुत सारे हमने शोध पत्र पढ़े, WHO भी चिंतित था, वहाँ के बहुत सारे वक्तव्य सुने, ऑनलाइन हमने बहुत सारे सेमिनार्स को भी अटेंड किया। तो हमने देखा कि सब लोग चिंतित थे क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और इतनी जनसंख्या को कैटर करने के लिए शायद हमारे पास उतने संसाधन ना हो, उतने हॉस्पिटल ना हो, उतने वेंटिलेटर ना हो, तो हम कैसे मैनेज करेंगे इस महामारी को? ये सबसे बड़ा प्रश्न था पूरे विश्व के सामने और हमारे सामने भी था। ऐसा हमें भी इस स्थिति से निपटने के लिए गंभीरता लाने की ज़रूरत है। यहाँ की इतनी भारी जनसंख्या के चलते और इतनी विविधता वाले देश के चलते, इतनी भाषाओं के चलते, इतने क्लाइमेट्स अलग अलग हैं हमारे यहाँ के, इन सब चीज़ों के चलते बहुत ज़्यादा चिंतित थी, विश्व पूरा चिंतित था कि भारत कैसे मुकाबला करेगा। लेकिन आप सब ने देखा, पूरे भारत ने एकजुट होकर, पूरा भारत बनकर पूरे विश्व के सामने जब खड़ा होता है तो पूरा विश्व देखता ही रह जाता है। इस समय पूरे विश्व की नज़र हमारी ओर है, भारत की ओर है। भारत की ओर सिर्फ इसलिए भी नहीं क्योंकि भारत दवा भेज रहा है, भारत की ओर इसलिए भी है कि वो आगे और कौन से कदम उठा रहा है इस महामारी से निपटने के लिए, आगे उसका चिंतन और आगे क्या कहता है कि अब क्या करना चाहिए इस विपदा से निपटने के लिए, इस पर भी नज़र है उनकी और वो एक एक पल पर नज़र रखे हुए हैं। और जब मैं उनके ट्वीट्स पढ़ती हूँ, चाहे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हों या कहीं के प्रेसिडेंट हों, और वो हमारे प्रधानमंत्री जी की तारीफ़ करते हैं, तो इतना खुशी होती है कि मैं आपसे बता नहीं सकती कि हमारे देश के राजनेता की पूरा विश्व तारीफ़ कर रहा है, उनकी तारीफ़ में पूरा विश्व कसीदे गढ़ रहा है। तो हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात ये भी है कि इस समय जो हमें लीड कर रहे हैं, जो हमारे आगे चल रहे हैं, जो हमें राह दिखा रहे हैं, वो एक मैं कहूँगी काफिर हैं और वो फ़कीर हैं और वो मतलब समर्पित हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हम सब के लिए।
भारत की जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है, अगर हम उस पर गौर करते हैं, जो हमारा ताना बाना है, चिर परिचित जीवन शैली है, उसने पूरे विश्व को हमेशा रास्ता दिखाया है। और ये ताना बाना, ये सांस्कृतिक धरोहर, ये जीवन शैली क्या है? ये है, ये सब तो स्वदेशी है। स्वदेशी कुछ कोई अलग चीज नहीं है। जो हमारी जीवन शैली है वही स्वदेशी है। चाहे वो आप ये देख लीजिए, पहले भी पुराने समय में हमारे पूर्वज हमेशा ये कहते थे कि खाना खाने से पहले आपको साबुन से हाथ धोना है, खाने के बाद हाथ धोना है। अब कुछ भी काम करने से पहले, अभी कोरोना की वजह से लोगों ने हाथ धोना शुरू किया होगा साबुन से, लेकिन हम तो हर काम करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोते हैं। आज से नहीं, मतलब बचपन से। वो हमारे माता पिता से ही संस्कार में मिले हैं, दादी बाबा से संस्कार में मिले हैं। परिवार का ये महत्व होता है कि दादी बाबा, बाबा हमारे ग्रैंडफादर इतनी स्टोरीज सुनाते थे, इतनी प्रेरणादायक कहानियां सुनाते थे हमें जब हम छोटे थे बचपन में, कि वो सारे हमारे मन मस्तिष्क में बैठ गई हैं और हम वही बन गए हैं जो उन्होंने बचपन में हमें बनाना चाहा था। हम खुद चाह कर भी खुद को नहीं बदल सकते। उन्होंने हमें मनुष्य बनने का रास्ता बचपन में ही दिखा दिया था कि मनुष्यता क्या होती है, मानवता क्या होती है, और मनुष्य होता क्या है, और सबसे बड़ा धर्म क्या होता है। ये उन्होंने हमें बता दिया था। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारी सांस्कृतिक धरोहर में पहले से ही थी। दूसरा, आयुर्वेद देखिए, हम सक्षम क्यों थे, हम स्वावलंबी क्यों थे? क्योंकि जो पहले के गांव थे हमारे, वो सब जगह वैद्य होते थे, आयुर्वेद के दवाखाने होते थे। हमें अंग्रेजी दवाइयों पर निर्भर नहीं थे। हमारे खुद के बड़े दादाजी वैद्य थे। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, वो जो पुड़िया बनाना, जो वैद्य जी पुड़िया बनाते हैं दवा रख के, वो हमें दादाजी नहीं से, हम लोग छोटे छोटे थे तो जब वो चूरन वह सब बनता था तो हम लोग पुड़िया बनाते थे। पुड़िया बनाना उतना अच्छा किसी को नहीं आता होगा जितनी अच्छी पुड़िया हम बना देते हैं। वो बचपन में ही हम दादाजी ने सिखा दिया था, और बचपन में ही ये पता चल गया था कि आयुर्वेद जीवन के लिए कितना जरूरी है। कितनी सारी चीजें हम बिना अंग्रेजी दवाओं के ठीक कर सकते हैं आयुर्वेद के जरिए। अभी आपको आयुष डिपार्टमेंट ने ही काढ़े की बात कही। ये काढ़ा तो हम बचपन से पीते आए हैं। जब हम लोग बीमार होते थे, सर्दी जुकाम होता था, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें ये काढ़ा दिया जाता था। इस पर मैं अलग से लेक्चर लूंगी और आयुर्वेद के बारे में पूरा बताऊंगी कि काढ़ा बनाते कैसे हैं, कैसे बना के यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो वो सारी चीज़ें जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, जैसे गिलोय, गिलोय एक ऐसा वो है, और कि मतलब उसका आप रस पिएंगे तो वो अमृत है आपके लिए, इम्यूनिटी बूस्टर है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आयुर्वेद में हैं वो हमारी एलोपैथिक में नहीं है। आप सब जानते हैं कि वो हमें सिर्फ आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि हम पैसा खर्च करते हैं, वो ले लेते हैं और टेबलेट खा लेते हैं। हम थोड़ा भी कष्ट नहीं उठाना चाहते, क्योंकि स्वदेशी नहीं रह गए हैं ना, हम विदेशी हो गए हैं। हम काढ़ा बनाकर नहीं पीना चाहते, हम काढ़ा बनाना नहीं चाहते, हम काढ़ा चाहते हैं कोई चीज़ बनी बनाई मिल जाए और वो हम 1 मिनट में खा लें और चल दें, किसी और काम को कर लें। तो बेसिकली अब तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इस समय ने भी हमें सिखाई है और हमारी तो प्राचीन धरोहर है, ये सांस्कृतिक योग और प्राणायाम। अगर हमें योग और प्राणायाम अगर हम करते हैं, अपनी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, सांस की एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हमें कितने रोगों से निदान मिलता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब स्वदेशी हैं, और ये हम हजारों वर्षों से करते आए हैं। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, और ये धरोहर हमने पूरे विश्व को बांटी भी है। चाहे वो रामदेव जी ने बांटा हो, या पतंजलि ने योग सूत्र देकर बांटा हो, या अभी और भी योग गुरु बहुत सारे हैं, हमारे प्रयागराज में भी योग गुरु हैं, वो भी बांट रहे हैं। तो बहुत सारे योग गुरु, मतलब जो भी योग आपको सिखाए वो आपका गुरु है। गुरु कोई स्पेसिफिक नहीं होता, जिससे भी आपको कुछ भी सीखने को मिले। गुरु आपका एक किसान भी हो सकता है, एक रिक्शा चालक भी हो सकता है, एक सब्जी वाला भी हो सकता है। बस हमारी क्या होनी चाहिए? सीखने की इच्छा होनी चाहिए। वो भी कोई ऐसी बात आपसे कह सकता है कि आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ मुझे करनी चाहिए थी, ये मैंने ऐसा नहीं ऐसा किया है। अगर आप सीखना चाहेंगे तो आप उससे भी कुछ सीख सकते हैं। अपने छोटे बच्चे से भी आप सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। हम अपने बच्चों से भी सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें।
हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि हम बड़े हैं और हम बच्चों से सीख रहे हैं। परिवार अगर एकजुट रखना है तो आपको सामंजस्य रखना है और हर व्यक्ति की जो सही बात है उसको समझना है, मानना है उसको, तभी परिवार एकजुट रह सकता है। जब हम परिवार की, हमारे परिवार की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो आज पूरा विश्व हमसे सीख रहा है वो हमारी पहले ही से ही स्वदेशी चीज़ें हैं और हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जो हम पूरे विश्व को आज उसकी शिक्षा दे रहे हैं। ये हमारे जीवन का अंग तो बहुत पहले से थी, ये हमारी जीवन शैली है। बचपन से ही हमने प्राणायाम और ये सब थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया था। तो जब आप कहते हैं ना बचपन से किसी संस्कार को ढाल देते हैं अपने बच्चों में तो वो जीवन पर्यंत चलता है। आप जब बड़े बच्चों को कुछ चेंज करना चाहेंगे, सिखाना चाहेंगे, जिस समय उनका माइंड फुली डेवलप्ड है, उनकी अपनी एक विचारधारा है, उनकी अपनी वैल्यूज़ हैं, उनके वसूल बन जाते हैं, तब उनको सिखाना और बदलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर बचपन में आप अपने बच्चों को संस्कारित करेंगे, जो माता पिता, इसीलिए कहा गया है कि सबसे प्रथम गुरु कौन होते हैं परिवार में? माता पिता होते हैं। तो अगर माता पिता उन्हें बचपन से संस्कारित करेंगे, उसके बाद गुरु आते हैं और गुरु संस्कारित करेंगे, तो अपने आप ही वो संस्कारित होते जाएंगे। यही हमारी स्वदेशी जीवन शैली है। स्वदेशी कुछ अलग नहीं है हमसे, स्वदेशी तो हमारे रोम रोम में बसा है। जैसे हमारे राम हमारे रोम रोम में बसे हैं और रोम रोम में जो भी हमारी ज्योति है, वो रोशनी है, वही हमारे राम हैं। तो उसी तरह से स्वदेशी भी हमारे रोम रोम में बसा है, हमारे हर पल में बसा है, हमारी जीवन शैली में बसा है, हमारे जीवन में बसा है। अब बात ये उठती है कि कोरोना काल तो चल रहा है, परिवार की बात ही हम अभी कर रहे थे। जीवन अभी पटरी पर आया नहीं है। अगर हम माने रोज ही संख्या बढ़ रही है हमारे यहाँ भी मरीजों की, जीवन पटरी पर नहीं आया है। उसने वो लय अभी गति नहीं पकड़ी है जो पहले थी, 3-4 महीने पहले जो गति थी जीवन की, तो वो गति नहीं पकड़ी है। और हमें ये लगता है, और जितने भी शोध भी कह रहे हैं कि वैक्सीन भी बहुत जल्दी हमारे बीच नहीं आने वाली। वैक्सीन बनने में भी समय लगता है, 2-3 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन का जो ट्रायल होता है वो ह्यूमंस पर ही होता है, इंसान पर ही होता है, मनुष्य पर ही होता है। आप उन मनुष्यों की, मानवों की सोचिए जिन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। बहुत सारे देशों के बहुत सारे लोग हैं जिन पर वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। सोचिए वो कितने महान हैं। उनकी महानता इसी में है कि उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। यहाँ पर जितने लोग भी हैं, वो चाहे डॉक्टर्स हों, हमारे आम आदमी भी है जो बहुत सारी कोरोना वॉरियर्स की तरह कोरोना योद्धा बनकर मदद कर रहा है समाज की। डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल स्टाफ है। आप उनके बारे में सोचिए कि वो सब जान जोखिम में डालकर मानवता को बचाने में लगे हैं। उनको हम सलाम करते हैं, हृदय से सलाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। सभी कोरोना योद्धाओं को, जो भी इस जंग में शामिल है, जो भी इस युद्ध को लड़ रहा है, उन सभी का हम अभिनंदन करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जीवन अभी भी हमारा पटरी पर नहीं आया है। हम पोस्ट कोरोना का विचार अभी अगर मेरे मन से पूछे तो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पोस्ट कोरोना हमारा कैसा समाज होगा, कैसा परिवार होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता अभी। बस हम, क्योंकि भविष्य वक्ता हम हैं नहीं, इसलिए भविष्य वक्ता बनना भी नहीं चाहते हैं। बस इतना कहना चाहते हैं कि अभी जो स्थिति है हमें उसका बहुत हिम्मत के साथ, साहस के साथ, नियम कानून को पालन करते हुए मुकाबला करना होगा, अगर हमें खुद को बचाना है और पूरी दुनिया को बचाना है। इसमें सिर्फ हमारे ही जान की बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही वक्तव्य में कहा था, जब उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया था पहले ही संबोधन में, कि जान है तो जहान है। बस उसको नोट कर लीजिए। अगर आप बचेंगे तो दुनिया को भी आप बचा पाएंगे, मानवता को बचा पाएंगे। अगर आप नहीं बचे तो आप हजारों को अपने साथ ले जाएंगे। इस बात को गांठ बांध लीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना ही करना है, लॉकडाउन खुले या ना खुले, और आपको मास्क मुंह में बांधना ही बांधना है। इस समय मास्क हमारी जीवन रक्षा है और दूसरी जीवन रक्षा का साधन है कि हम दूर रहें, लोगों से पास न रहें। इसमें हमारी जीवन शैली ने, जो स्वदेशी जीवन शैली ने, उसने भी बहुत मदद की है। आप खुद देखिए कि पूरा विश्व हाथ मिलाता था, शेक हैंड करता था,
गले मिलता था, हक करता था जब एक दूसरे से मिलता था, लेकिन अब वो भी हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहा है। तो ये हमारी पुरातन जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसको उसके आगे पूरा विश्व इस समय नतमस्तक हो रहा है। तो सोचिए, हमारे लिए कितने गर्व की बात है। लेकिन हमें भी इस बात का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखना है कि हम इसको गर्व तो जरूर करें साथ साथ, लेकिन सावधानी भी बरतनी है और इन चीज़ों को गंभीरता से पालन करना है, बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। क्योंकि अभी हमने देखा है, आप सब ने देखा है, अभी जब 2 दिन 3 दिन के लिए कुछ छूट दी गई थी और आपने उस छूट में देखा है कि किस तरह से लोग एक दूसरे पर गिरे पड़े जा रहे थे और किस तरह से उन्होंने उसका उल्लंघन किया, सोशल डिस्टेंसिंग का, सारे नियम कानून ताक पे रख दिए। क्या यही हमारी संस्कृति है? क्या यही हमारा कल्चर है? या यही हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है? जो दृश्य हमें 2-3 दिनों में देखने को मिला, अगर हम इस तरह से करेंगे और ऐसे नियमों का पालन करेंगे तो हम जिन परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं कि शायद लॉकडाउन के बाद ये परिवर्तन आएगा हमारे परिवार में, समाज में, देश में, तो वो एक सपना बनकर नहीं रह जाएगा। आपको क्या लगता है? आप सभी ने देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि किस तरह के सीन थे सभी जगह। तो उन सीन्स को देखते हुए आपको ये समझना चाहिए कि हमारे लिए दूर रहना कितना ज़रूरी है। क्या हम अपनी किसी भी गलत बुरी आदत को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए? जब आपकी ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो वो आदत वो भी आप कैसे कर पाएंगे जो आप कर रहे हैं, कोई भी बुरी आदत। तो संयम का मतलब सीधा सा यही है कि हमें संयमित जीवन शैली अपनानी है। स्वदेशी जीवन शैली क्या है? एक संयमित जीवन शैली है। तो हमें उस संयमित जीवन शैली के साथ चलना है जीवन में आगे। आप सभी ने देखा है और इस बात को, और आगे इस बात को नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, कि अगर हम इस तरह से करेंगे जैसा हमने किया है 2-3 दिनों में, जो उदाहरण दिया है, तो जब हम वापस आएंगे लॉकडाउन के बाद, रोज़मर्रा की ज़िंदगी फिर से शुरू होगी, तो क्या इसका बेहतर असर होगा लॉकडाउन का अगर हम उसी तरह से करेंगे जो अभी हमने किया 2 दिनों में? आपको बहुत गंभीरता से इस विषय पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर स्वदेशी चौपाल के माध्यम से मैं पूरे देश को, पूरे विश्व को संबोधित कर रही हूँ। तो मैं पूरे देश से ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपने जीवन के प्रति और दूसरों के जीवन के प्रति बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है और गंभीर बनने की ज़रूरत है। तभी आप इस वैश्विक महामारी का मुकाबला कर पाएंगे और तभी आप इस पर विजय पाएंगे। जो हमारी बातचीत का क्रम है, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हमें सोचने को क्रम में भी बदलाव लाना पड़ेगा। समाज हमारी सबसे पहली आवश्यकता है। और समाज कैसे बनता है? हमारे परिवार से बनता है। व्यक्ति से परिवार बनता है और परिवार से समाज बनता है। समाज हमारी सबसे पहली आवश्यकता है। तो अगर हम समाज की जो इकाई है परिवार, जब उसकी बात करते हैं, तो जिस परिवार के विषय में भारत में ये कहा जाता है कि भारत की परिवार परंपरा विश्व में सबसे ज़्यादा सुदृढ़ है, यही कहा जाता है हमारे देश के बारे में, पूरा विश्व जानता है इस बात को। लेकिन आप क्या वास्तविकता में आजकल ये देख रहे हैं कि हमारी परिवार परंपरा उतनी सुदृढ़ बची है, रह गई है? आज भी हम देख रहे हैं कि जिस परिवार में ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहिए या अत्यधिक व्यस्तता के कारण धीरे धीरे विघटन देख रहे थे हम लोग, तो कोरोना का एक थोड़ा सा असर, ये अच्छा असर हुआ है कि उसके बाद लॉकडाउन के फिर से लोग लॉकडाउन के दौरान एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, एक साथ भोजन पकाकर खा रहे हैं। परिवार की, हमें लगता है परिवार की परंपरा का कहीं ना कहीं पुनर्नवीनीकरण हुआ है इस लॉकडाउन के चलते। लेकिन ये इसका एक पहलू है। लेकिन इसका एक दूसरा भी भयावह पहलू है, वो ये है कि बहुत सारी डोमेस्टिक वायलेंस की भी शिकायतें इसी पीरियड में आई हैं। और महिला आयोग को इतनी शिकायतें कभी नहीं मिली थी जितनी महिलाओं की शिकायतें मिली हैं घर में झगड़ों की। अब आप समझ सकते हैं कि हमारा परिवार कहाँ पहुँच गया है। हमारी पारिवारिक परंपरा किस हद तक विघटित हो गई है कि हम लॉकडाउन, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भी परिवार में रह रहे हैं, तब भी हम सद्भाव के साथ, प्रेम के साथ नहीं रह पा रहे हैं। हम आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि हमारा परिवार कहाँ पहुँच गया है। हम चाहे अगर देखते हैं, खान पान की बात करें बच्चों के,
तो वो सब विदेशी ही खान पान पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर यही सब खाना चाहते हैं। अभी आपने दिल्ली में भी देखा, पिज़्ज़ा का जो बॉय था, जो डिलीवरी बॉय था, उससे कितने सारे परिवार इन्फेक्ट हुए, कोरोना पॉजिटिव हुए। अगर वो लॉकडाउन के पीरियड में पिज़्ज़ा नहीं खाते तो क्या फर्क पड़ता? कम से कम वो सुरक्षित तो रहते, स्वस्थ तो रहते कोरोना से। तो इस जीवन शैली को भी बदलना पड़ेगा। अब जो अगर हम बात करें सत्तू की, चनों की, मूंग की दाल की, हम आजकल रोज सबको ये कहते हैं कि आप ये खा सकते हो, बाजार से मत मंगाओ। मूंग की दाल और चना भिगा दो, गेहूं भिगा दो, उसको अंकुरित कर लो, उसका नाश्ता करो, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपकी इम्यूनिटी कभी कम ही नहीं होगी। तो आप करके तो देखिए, ये पिज़्ज़ा बर्गर ये सब थोड़ा कम कर दीजिए, चाइनीज़ खाना कम कर दीजिए, थोड़ा विदेशों को छोड़ के, विदेशी को छोड़ के स्वदेशी बन जाइए, स्वदेशी में आ जाइए। रोज ही लोगों की काउंसलिंग करती रहती हूँ, परिवार वालों की भी और जो परिचित हैं, जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि बुजुर्गों को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप उनका सहयोग करें, उनसे बात करें। वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेले रह रहे हैं, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं कोरोना लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि वो किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी स्वदेशी परंपरा जो पुरानी रही है कि हम अपने बुजुर्गों का, बड़ों का ख्याल रखें। तो आप सबको भी अपने बड़ों का ख्याल रखना है, भले वो आपके साथ नहीं है, बाहर भी हैं, तो भी पल पल की उनकी खबर रखनी है आपको, और उन्हें हमेशा बूस्टअप करते रहना है, उनका मोरल, कि वो कभी भी डाउन ना हो, वो कभी डिप्रेशन में ना जाएं। तो मेरा कहने का मतलब ये सिर्फ यही है कि इस परिवार की जो परंपरा बिखर गई है। अब देखिए, आप पहले सुनते थे, हमारे दत्तोपंत जी ने बहुत साल पहले कहा था कि वृद्धाश्रम बनेंगे, वृद्धाश्रम बन रहे थे उस समय विदेशों में। अब क्या हो रहा है? अब हमारे देश में भी वृद्धाश्रम बन रहे हैं। वृद्धाश्रम में लोग अपने परिवार वालों को भेज रहे हैं, माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं। कुछ लोग यहाँ कुंभ मेले में आते हैं, बुजुर्ग माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं। गांव के लोगों की बात बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा मैं और भी सामाजिक कार्य करती हूँ, सामाजिक सरोकार रखती हूँ, इसलिए बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद की अपने अनुभव हैं जो मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, जिनकी मदद कर, जितनी भी भरसक होती है मदद करती हूँ, क्योंकि स्वदेशी हूँ ना। तो स्वदेशी का मतलब है कि अपने राष्ट्र के, अपने देश के हर व्यक्ति को एकात्म भाव से देखना, एकात्म मानव दर्शन पर विश्वास रखती हूँ। वो ईश्वर, उसको शरीर नहीं, उसको आत्मा के रूप में देखती हूँ। तो जब हम किसी भी व्यक्ति को आत्मा के रूप में देखते हैं तो आप हर व्यक्ति से प्रेम करते हैं। अगर आपको दुश्मन होता है तो भी आप उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि आप किसी को दंड देने का अधिकार आपको दिया ही नहीं है ईश्वर ने। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है इस चीज को कि दंड देने का अधिकार तुम्हें नहीं है, मनुष्य को नहीं है। अगर कोई आपके साथ कुछ भी गलत करता है इस समाज में, इस परिवार में या देश में भी, तो उसको उसका दंड स्वतः मिलता है और वो ईश्वर के यहाँ संचित होता जाता है, चाहे उसका पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो। तो दंड का देने का अधिकार मनुष्य का बिल्कुल नहीं है। वही उसका, जो हम प्रारब्ध की बात करते हैं कि हम एक बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुए, बचपन से हमें बहुत लाड़ प्यार से पाला गया, बहुत अच्छी शिक्षा दी गई, उच्च शिक्षा दी गई, जबकि उस समय लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता था। 6वीं 7वीं में आते उनकी शादियां कर दी जाती थी। चित्रकूट में पैदा हुए हम, लेकिन वहां भी परिवार ने हमारे भाग्य को बदला। माता पिता, सबसे पहले भाग्य निर्माता तो माता पिता होते हैं, परिवार होता है आपका, कि उन्होंने आपको उस लायक बनाया, उन्होंने आपको वो छूट दी कि आप पढ़ सकते हैं, को एजुकेशन में भी पढ़ सकते हैं, लड़कों की तरह आप गेम्स भी खेल सकते हैं, आप डिबेट भी कर सकते हैं, आप नाटक भी कर सकते हैं। ये सारी छूट कौन देता है? ये परिवार देता है। तो परिवार ही तो अपने बच्चों का निर्माण करते हैं, उनके संस्कार बनाते हैं। सबसे पहले तो अगर लड़कियों की बात करें तो माता पिता ही उनका भाग्य बनाते हैं। भाग्य निर्माता माता पिता होते हैं बचपन से। वो जैसा भाग्य बनाते हैं वैसा ही आगे फिर वो बढ़ता जाता है बच्चा, और लड़कियों के केस में विशेष रूप से। तो मेरा सबसे पहले यही कहने का मतलब है कि जो हम परिवार की बात करते हैं, वृद्धाश्रम देखते हैं, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। यहाँ भी वृद्धाश्रम में मैं जाती हूँ, कभी उन लोगों से मिलती हूँ, एक एक दिन पूरा संडे बिताती हूँ कभी उनके बीच में। तो आप सोचिए, आप समझ नहीं सकते कि वो कितने खुश होते हैं। तो हमारी स्वदेशी परंपरा तो ये रही है कि हम एकात्म मानव दर्शन को समझें, उसकी फिलॉसफी पर चलें और हर व्यक्ति को अपना आत्मीय बंधु माने, अपनी आत्मा का हिस्सा माने, आत्मा के रूप में उसे देखें
किसी से कोई भेदभाव करें ही ना, कोई ऊंच नीच का व्यवहार ही ना करें। जाति और वर्ग के आधार पर बांटने की किसी को जरूरत ही नहीं है हमें, समाज को और देश को। हम तो इंसान हैं ना, तो इंसानियत पर ही चलकर हम एक राष्ट्र, एक देश और एक मिलकर हम स्वदेशी की अवधारणा को भी आगे बढ़ा सकते हैं और एक समृद्ध राष्ट्र भी बना सकते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें बहुत कष्ट होता है। अब अगर हम स्वदेशी स्वावलंबन की बात करते हैं तो आप सबने देखा होगा ये परिवार में विघटन जो भी हुआ है, इसका भी असर हमारा स्वदेशी स्वावलंबन पर भी पड़ा है, आत्मनिर्भरता पर भी पड़ा है। आप ये देखिए, अब हम साथ मिलकर, पहले क्या होता था, डाइनिंग टेबल नहीं होती थी तो हम लोग उस पर पीढ़े पर बैठते थे और चित्रकूट में, और वहाँ पर खाना रख के और ज़मीन में खाया करते थे। उसकी एक अपना अलग साइंटिफिक पहलू है। ये इतना बड़ा विषय है कि उस पर जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा समय होगा इस व्याख्यान का, क्योंकि स्वावलंबी भारत मतलब ये बड़ा विषय है कि मैं उसको इतने कम समय में समापन नहीं उसका कर सकती। हाँ, जितना आपसे बात कर सकती हूँ, बातचीत कर रही हूँ तो उतना कर सकती हूँ। तो उस समय हम लोग खाया करते थे, आपको पता है हम लोग हाथ से खाना खाया करते थे, वो स्वदेशी था। ये पांचों उंगलियां जब मिल के भोजन का कौर उठाती हैं और हम खाते हैं तो आप सबको पता है कि इसका कितना अच्छा साइंटिफिक इफेक्ट है। हमारी हर जो भी कहें कि हमारा, चाहे धार्मिक हमारी वो हो अवधारणा हो, चाहे हम जो गांव में करते रहें, जिस तरह से खाना खाते रहे हैं, या जिस तरह से साथ मिलकर हम लोग भोजन करते थे, साथ मिलकर भोजन करने से अपने आप ही आप में आपस में प्रेम और सद्भाव बढ़ता था, वो चीज़ें अब नहीं रह गई हैं। गांव में भी समाप्त प्राय जैसी हो गई हैं। हम गांव भी जाते हैं तो हम गांव में भी देखते हैं, वहाँ भी लोग, कुछ लोग अलग भोजन करते हैं, कुछ अलग भोजन करते हैं, एक साथ बैठ के भोजन नहीं करते। शहरों में भी ये हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब, आप यहाँ पर देखिए, माता पिता भी रहते हैं, सबको अपनी प्राइवेसी चाहिए। माता पिता एक फ्लोर में रहते हैं तो या तो उनके सामने वाले में उनके बेटे बहू रहेंगे, या तो फिर 2-4 फ्लोर ऊपर जहाँ उन्हें मिलेगा वहाँ रहेंगे। ये हमारा अब समाज बन गया है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी प्राइवेसी चाहिए। अब इस समय घर में भी सब लोग होंगे, आपने ये देखा है, इंटरनेट ने, मोबाइल ने हमें डिजिटल दुनिया में पहुंचा दिया है। मतलब पूरे विश्व से हम कनेक्ट रह सकते हैं 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड में हो सकते हैं। लेकिन इसका बहुत दुष्परिणाम भी आया है हमारे सामने, क्योंकि आपस में दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। हमारे घरों में आपस में दूरियां बढ़ी हैं। घर में अगर 4 व्यक्ति इस समय लॉकडाउन में हैं, अगर वो सब मोबाइल में बैठे हैं, अपने अपने व्हाट्सएप पर वो चैटिंग कर रहे हैं, तो बताइए आपस में झगड़ा तो होगा ही ना, कैसे आपस में निभेगी? क्योंकि अब ये जो भाई हस्बैंड चला जाता था काम पे, वाइफ को पूरा टाइम दिन में फ्री रहता था, तब वो ये काम करती थी। अब सब लोग साथ हैं, घर के भी काम करने हैं, कुकिंग करनी है और भी चीज़ें करनी हैं। तो अगर स्वदेशी हम जीवन शैली की बात करें तो इतना समय कहाँ होता था महिलाओं के पास, जो जॉब नहीं करती थी, घर में रहती थी, तो वो बेसिकली बच्चों को और घर संभालती थी, गृहस्थी संभालती थी। और पुरुष वर्ग जो था वो बाहर काम करते थे, स्वरोजगार करते थे, वो स्वावलंबी थे, स्वाभिमानी थे। यहाँ पर भी गांधी जी का ग्राम स्वराज मुझे याद आता है। इसी अवधारणा को आगे हमारे मनीषियों ने बढ़ाया है, दत्तोपंत जी ने भी आगे बढ़ाया है, हम सब बढ़ा रहे हैं स्वदेशी के रूप में, दीनदयाल जी भी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने वो अवधारणा दी थी और हम सब उस पर चल भी रहे हैं। तो बेसिकली ग्राम स्वराज की अवधारणा के मूल में यही है, आत्म स्वावलंबन है, स्वाभिमान है, समृद्धि है। ये सारी चीजें तभी आएंगी जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वावलंबी बनेंगे, अपना स्वयं का रोजगार करेंगे। आप किसी की चाकरी नहीं करेंगे। बचपन में हमारे घरों में हमें ये कहा जाता था कि नौकरी नहीं करनी है। नौकरी तो नौकरी होती है, चाहे वो लाख रुपए मिले आपको, चाहे 10,000 मिले। क्योंकि हमारे भाइयों ने, आपको बताना चाहूंगी, हम सब बहनों ने टीचिंग लाइन में, मतलब प्रोफेसर बने, प्रिंसिपल बने, टीचिंग में गए। तीनों से 3 बहनें हम लोग थे, 3 भाई थे, लेकिन तीनों भाई हमारे बिजनेस में हैं। हमारे बाबा जी जमींदार थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, नौकरी बहुत छोटा मानते हैं, उसको तुच्छ मानते हैं, नौकरी नहीं करनी है, सब लोग अपना काम करेंगे। और अपना काम करने में कितने लोगों को रोजगार देंगे? आप अपना काम करने में सबसे बड़ी ये है कि आप स्वतः मालिक होते हैं अपने काम के, और उसके साथ साथ आप कितने लोगों को गरीब हैं, काम नहीं शुरू कर सकते, उनको आप काम दे सकते हैं, उनको आप मदद कर सकते हैं।
यही स्वदेशी अवधारणा है, यही स्वदेशी भावना है कि गांव के हर व्यक्ति के साथ मिलकर आपको चलना है। पूरा गांव एक साथ एकजुट होकर पूरे गांव को चलना है, अलग अलग नहीं चलना है। अपनी राग अपनी ढो वो नहीं पीटनी है। कहते हैं ना कि अपनी डोपरी पीट रहे हैं और अपना राग अलाप रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप सबको मिलजुल कर एक साथ चलना है, पूरे गांव को एक साथ मिलके चलना है। वही ग्राम स्वराज है कि जब वो पूरा गांव हमारा शहर के ऊपर निर्भर ना हो, वो अपनी दवा का उत्पादन खुद कर सके, आयुर्वेद पर निर्भर हो, वो अपने लिए अनाज का उत्पादन कर सके। अनाज को वो शहर में अगर बेचता है तो बेचकर जो पैसे मिले उससे वो अपनी लिए ज़रूरी चीज़ें खरीद सकता है। अगर वो फिर से हथकरघा और बुनकर का काम को बढ़ावा देता है तो वो कपड़े भी बना सकता है। हमारे पिताजी ने जीवन भर खादी पहनी, हमें भी कॉटन और हाथ के बने हुए ही कपड़े पसंद हैं। अभी भी जो पहना है वो सब हाथ का बना हुआ है, कुछ भी मशीन का बना हुआ नहीं है। क्योंकि आप खुद देखेंगे कि जिस समय आप खादी धारण करेंगे, जिस समय आप स्वदेशी पहनेंगे, तो उसमें जो सुकून मिलता है, जो कॉटन का कपड़ा पहन के और हाथ का बना हुआ, वो जो खुशबू है उस कारीगर की, जो बना रहा है, जो बुनकर है, उसकी खुशबू रहती है इन कपड़ों में। वो मशीन खुशबू नहीं दे सकती उन कपड़ों में, कभी भी नहीं दे सकती। कितने भी मशीन के कपड़े आप टेरिकॉट टेरिलिन पहन लीजिए, उनमें वो हाथ की खुशबू नहीं आ सकती, उस मेहनत कश बुनकर की खुशबू कभी नहीं आ सकती। तो हमें तो उस मेहनत कश बुनकर को आगे बढ़ाना है। यही स्वदेशी का लक्ष्य है कि हर स्वदेश से जुड़ी हुई हर चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है। तो गांव में हमारे पास बहुत सारे काम हैं, जो भी हमारे छोटे मोटे रोजगार थे जो बंद हो चुके, जैसे पशुपालन एक का बहुत अच्छा काम है। आप गाय पाल सकते हैं, डेयरी शुरू कर सकते हैं। आप ये देखते हैं जैसे पहले भी हम लोग केले के पत्तों पर, अभी भी साउथ में हर जगह शादी ब्याह में भी हम देखते हैं कि केले के पत्तों पे भोजन परोसा जाता है। वो स्वदेशी अवधारणा है। आज के समय में भी उसका पालन होता है साउथ में। हमने कई सारी शादियां अटेंड की हैं, केले के पत्तों में भोजन वहां परोसा जाता है, इवन कुछ होटल्स में भी परोसा जाता है। एक महिला है साउथ की और जिसको स्वरोजगार के लिए एक एनजीओ है और बहुत अच्छा काम कर रही है ग्राउंड लेवल पर, तो उसने उसको स्वरोजगार की ट्रेनिंग दी है। और वो जो नारियल के पत्ते हैं उससे वो कटोरियाँ, प्लेट और ये सारी चीज़ें बनाती है। और इस समय ये उसकी हालत है कि उसके सारा सामान एक्सपोर्ट हो रहा है। वो इस समय करोड़ों रुपए का उसका टर्नओवर हो गया है। तो आपको ऐसे उदाहरण आपके सामने हैं दुनिया में, जो कहाँ ज़मीन से कहाँ पर पहुँचे हैं, सिर्फ इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि आपने उनका सहयोग किया है, किसी ने उनको हाथ पकड़कर उठाया है, मदद किया है। देखिए, सफलता एक बहुत अलग चीज़ है और हमारी निगाह में सफलता की वो पैमाना बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई पद मिल जाए, आपको प्रतिष्ठा मिल जाए, 10 लोग आपके पीछे पीछे घूमने लगें तो आप सफल हो गए। आप रियल सेंस में सफल व्यक्ति तब माने जाएंगे जब आपके पास जो भी कार्य ईश्वर ने आपको दिया है उसको अपना 100% से भी ज़्यादा देकर उस कार्य को बहुत अच्छी तरह करते हैं। वही सफलता है और वही सफल व्यक्ति है जीवन में। बाकी कोई भी सफलता सब नाम की है, वो कहीं मैटर नहीं करती। और आप जो कुछ देकर जाते हैं समाज को, वही आपकी सफलता है कि आपके जाने के बाद हजारों लोग ऐसे होते हैं जो आपको रोज़ याद करते हैं कि उनकी वजह से आज हमारी जीविका है, उनकी वजह से आज हम ये काम कर पा रहे हैं, हम 2 रोटी खा पा रहे हैं और हमको गांव से भागकर शहर मजदूरी करने नहीं जाना पड़ रहा है। ये मजदूर हैं कौन? इस समय जो वापस लौट रहे हैं घरों की ओर। हमने एक कविता लिखी है, दस्तक टाइम्स में प्रकाशित है, पढ़ लीजिएगा उसको आप। इन्हीं लौटते हुए मजदूरों पर लिखी है। आपको जो मैं बोल रही हूँ वो सब पता चल जाएगा, क्योंकि ये हृदय के शब्द हैं, ये कहीं लिखकर नहीं बोला जा सकता, लिखे हुए मिलेंगे भी नहीं। जो हृदय के मोती हैं वो कागज पर उकेर दिए जाते हैं, और गद्य हो या पद्य हो वही कविता है, वही लेखन है। लेखन और कुछ नहीं होता। लेखन आपकी सोच होती है, आपका चिंतन होता है, आपके हृदय से जो शब्द निकलते हैं, जो आपका व्यक्तित्व है, वही आपका लेखन है। अगर आपको मुझे पढ़ना है तो मेरे लेखन को पढ़ लीजिए, आप मुझे पढ़ पाएंगे। तो वो हर व्यक्ति के साथ है, कोई भी हो उसकी जो कारीगर। हम बहुत सारी चीज़ें हैंडमेड जब लेते हैं, देखते हैं, अक्सर हम कहते हैं कि हाथ से बनी हुई चीज़ें महंगी है। ये महंगी जब गांव में अगर आप लेंगे ना, जो बना रहा है किसान हमारा या जो कारीगर है,
तो आपको महंगी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। वो महंगी कैसे बनती है? महंगी जब शहर में आने के बाद मिलती है, क्योंकि उसमें कई सारे स्टेज पर बहुत सारे दलाल होते हैं। वही दलाल उन चीज़ों में अपना कमीशन जोड़ते जोड़ते उस चीज़ की कॉस्ट 100 गुना करीब बढ़ा देते हैं। अगर कोई चीज़ हमें गांव में 10 रुपए की मिल रही है, तो जब आप जाएंगे तो वहाँ पर 1000 रुपए की मिलेगी स्वदेशी हाट में। इसीलिए स्वदेशी की तरफ से पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने स्वदेशी मेले का आयोजन करना शुरू किया, जिससे जो भी बुनकर हैं, जो भी हथकरघा वाले हैं, जो भी आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, जिनमें भी जो सृजन क्षमता है, उनका जो माल है वो हम डायरेक्ट बिकवा सकें, कोई दलाल बीच में ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है स्वदेशी का, स्वदेशी मेले लगाना, जो हर पूरे देश में लगाए जाते हैं स्वदेशी की तरफ से। और हमारे दिल्ली में भी, हमारी राजधानी में भी लगते हैं, बहुत बड़े बड़े मेले भी लगते हैं। तो ये बेसिकली उन कामगारों को प्रोत्साहित करने के लिए है कि वो अपने काम से जो मेहनत करते हैं उनको उसका रिटर्न मिल सके। उनका रिटर्न कोई चौथे, तीसरे, पांचवें व्यक्ति ना ले जाएं, अपनी जेबें ना भरें, वो उन्हें मिल सके। इसलिए हम इन चीज़ों का प्राविधान करते हैं स्वदेशी में। तो बेसिकली जब हम आपसे बात कर रहे थे, और एक्चुअली ये विषय एक बड़ा है तो कहीं से कहीं पहुंच जाता है, तो परिवार के पुनर्नवीनीकरण की ज़रूरत है। तो मेरा यही कहने का मतलब है। और मैंने समय नहीं देखा, 1 घंटे तो हो रहा है, और मुझे लगता है कि विषय का समापन करना चाहिए। अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, इसका समापन करने से पहले मैं परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी से ये आग्रह करना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें, जो भी हमारे उद्योग धंधे हैं, जो भी गाँव में पहले हो रहे थे और वो बंद हो गए हैं, उनको फिर से उनकी शुरुआत की जाए। और कोशिश ये की जाए कि जो उद्योग धंधे हमारे गरीब किसान करते थे गाँव में, वो उन्हीं को करने दिया जाए। उन उद्योगों को बड़े उद्योगों के साथ ना जोड़ा जाए, बड़े उद्योगपतियों को उनका दायित्व ना दिया जाए। उनको सिर्फ हमारे किसानों के लिए ही, जो कारीगर हैं, कामगार हैं, उन्हीं के लिए सुरक्षित रखा जाए, रिजर्व कर दिया जाए। और एक भूटान में सबसे, भूटान का आप जानते हैं, वहाँ का हैप्पीनेस, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, कौन सा इंडेक्स देखते हैं, जीडीपी और ये सब देखते हैं, और वहाँ पर क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स है। और हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, हैप्पीनेस इंडेक्स वो 100% है भूटान का। क्यों है पता है आपको? वहाँ पर एक गांव में, जैसे हम ये कह रहे हैं भूटान में जैसे एक गांव है, और वहाँ पर कोई भी उनकी कार्य क्षमता है या किसी भी चीज़ की मतलब कारीगरी में कुशलता है वहाँ के लोगों की, जो लोग गांव के निवासी हैं, किसान हैं या कारीगर हैं, तो उस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा वो है, ऑर्डर है, वो उन्हीं को दिया जाता है, उसी गांव को दिया जाता है। और उस एक चीज़ का को ब्रांडेड कर दिया जाता है, मतलब वो ब्रांड नेम बन जाता है उस गांव का। तो अगर हम हमारी ये विनती है सरकार से, और परम आदरणीय मोदी जी से भी विनती है, और अक्सर मैं पढ़ती रहती हूँ, जुड़ी हुई हूँ उनसे, तो मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ, और हमारे स्वदेशी चौपाल के माध्यम से, कि जो भी हमारे गांव के ब्रांड्स हैं, या जो भी गांव जिस चीज़ में ज़्यादा कुशल है, कुशलता हासिल है, उसको उस चीज़ को वहाँ बढ़ावा दिया जाए। और उस ब्रांड, जैसे बहुत सारे ब्रांड किए भी गए हैं, राइस के भी ब्रांड्स हुए हैं, पेटेंट्स हुए हैं, उसी तरह उस गांव के नाम पर उस चीज़ को पेटेंट कर दिया जाए, और उस गांव को, उसके लिए जो भी लोग वहाँ कारीगर हैं, और उनको पूरी सहायता दी जाए कि जिससे वो उस उद्योग धंधे में आगे बढ़ सकें और अपनी जीविका चलाने के साथ साथ देश की जीडीपी में भी अपना योगदान दे सकें। तो बेसिकली हमें उन ब्रांड्स को बनाने की ज़रूरत है कि जो भी हमारे लोकल ब्रांड्स हैं उनको हमें ग्लोबल स्तर का बनाना है। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि हम आपको पैसा बहुत सारा दे दें और फ्री में आप बैठे रहें, आप कुछ ना करें और आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आप कभी नहीं होंगे। अभी 20 लाख करोड़ की बात है, कितने भी करोड़ आपको दे दिए जाएंगे तब भी आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते जब तक आप खुद का कोई काम नहीं करेंगे, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे। आत्मनिर्भरता आपके कर्म के साथ जुड़ी हुई है। जिस समय आप अपना कर्तव्य करेंगे, पूरी तरह से अपना कर्म करेंगे, तभी आप आत्मनिर्भर हो पाएंगे। और ये कोई भी जो आपको टाइम बिंग सपोर्ट, ये महामारी है कोरोना की, इसलिए दिया जा रहा है,
तो ये सपोर्ट आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए नहीं है, ये आपको इस समय के लिए है कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, आपकी जान माल की रक्षा हो सके, आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए सरकार ने आपको मुहैया कराया है। पर हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि आप कर्मवीर बनिए। आप जिस दिन कर्मवीर बन जाएंगे ना, अपने गांव में ही रहेंगे, आपको कहीं पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और गांव में ही अपने पुराने उद्योग धंधों को आप शुरू करेंगे और उससे ही आप करोड़ों कमाएंगे, उससे ही लाखों कमाएंगे। आपको किसी भी योगदान की, सरकारी योगदान की ज़रूरत तब नहीं पड़ेगी। अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दीजिए। ये बहुत सारी चीज़ें गाँव में मानसिकता बन गई है कि नहीं, सरकारी नौकरी करके ही बच्चे हमारे अच्छा कर सकते हैं। तो गाँव वालों से भी मैं ये कहना चाहती हूँ, भाई बहनों से, कि आप मन से ये विचार निकाल दीजिए। वो नौकरी करने ही तो आपने भेजा था बाहर सबको। अब देखिए वो क्यों घर भाग कर लौटना चाहते हैं। वो इसलिए लौटना चाहते हैं कि वो देखते हैं कि चाहे हमें सूखी रोटी मिले, प्याज रोटी भी हम खाएं, लेकिन हम रहें अपने परिवार के साथ, अपने गांव में रहें। तो अभी भी कहीं ना कहीं उनकी आत्मा में परिवारवाद जिंदा है ना, अपना परिवार जिंदा है ना, वो सांसें ले रहा है, अभी वो पूरी तरह से मरा नहीं है। हमें उन चीज़ों को जो पूरी तरह से मरी नहीं है, सांसें ले रही हैं, धड़कनों में चल रहा है परिवार हमारा, उन धड़कनों को फिर से तीव्रता देने की ज़रूरत है। फिर से उन्हें और ज़्यादा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है कि नहीं, हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, हम तुम्हें कौन सा काम करना चाहते हो उसकी ट्रेनिंग देंगे जो तुम यहीं गांव में रह के कर सकते हो। और उसकी ट्रेनिंग देना और इन चीज़ों को डिवाइस करना, ये स्वदेशी को सरकार के साथ मिलकर करना चाहिए, जो मेरी विचारधारा है, कि जिससे जो भी उनको लोन भी मिले या कुछ भी मिले, चाहे वो MSME हो या कोई भी जगह हो, मैं ये चाहती हूँ कि हर जगह करप्शन फ्री हो। ऐसा नहीं हो कि अगर हम लोन दिलवा रहे हैं तो वहाँ भी उससे घूस मांगी जा रही है। और मैंने यहाँ सोचा था कि स्वदेशी के तहत छोटा सा एक फंड बनाकर, जैसे साउथ में सब जगह चल रहा है, और वो छोटे मोटे रोजगार के लिए लोगों को उधार उससे दिया जाए बिना ब्याज का। लेकिन और लोगों से चर्चा हुई थी, लेकिन कुछ भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। ये भी स्वदेशी का एक बहुत अच्छा प्रयास है, अगर हम कर पाएँ कि कुछ नहीं 10-20 हज़ार का ही एक छोटा फंड क्रिएट करें, और छोटे रोजगार के लिए कोई सब्जी का ठेला लगाना चाहता है, कोई फल बेचना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, उसके लिए हम उन्हें मदद कर पाए। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करते हैं गाँव में, महिलाओं के सब बने हुए हैं, तो ऐसा ही स्वदेशी भी काम कर रहा है दूसरे प्रांतों में, साउथ में भी कर रहा है। तो मेरी बात पहले हुई थी जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, कश्मीरी लाल जी से, ओझा जी से भी मैं सबको नमन करती हूँ, स्वदेशी चौपाल के माध्यम से उनका अभिनंदन करती हूँ। वो सब लोग जिन्होंने पूरा जीवन ही स्वदेशी को समर्पित कर दिया है, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ये भी एक मेरा सुझाव है कि हम कुछ ऐसा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी चीज़ें शुरू करें कि जिससे हम MSME पर ही निर्भर नहीं रहें, हम खुद से ही अपना एक कोष बनाकर और छोटे मोटे काम के लिए लोगों को उससे मदद कर सकें। ये भी मेरा एक सुझाव है अपने विचार रखने के अंत में, स्वदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करने के लिए और लोगों को अपने पैरों खड़ा करने के लिए। तो मैं बस कुछ और शब्दों के साथ अपना व्याख्यान समाप्त करूंगी। तो हमारा ध्येय है बेसिकली स्वावलंबी भारत, और हमारा परिवार की बात हम कर रहे हैं, तो हमारा ध्येय है स्वावलंबी भारत हो, समृद्ध भारत और सशक्त भारत। हम इन्हें 3 चीज़ों को अगर हमें करना है, मजबूत करना है, अगर इन्हें हमें स्वावलंबी भारत का निर्माण करना है, समृद्ध भारत अगर हमें चाहिए, सशक्त भारत चाहिए, अगर हमें भूटान की तरह खुशहाल भारत चाहिए, तो हमें स्वदेशी कल कारखाने, स्वदेशी उत्पाद, स्वदेशी खान पान, स्वदेशी जीवन शैली, स्वदेशी रहन सहन, स्वदेशी कपड़े, इन सब को भी अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। बिना इसके स्वावलंबी भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत बन ही नहीं सकता। आप सब जानते हैं कि स्वदेशी एक विचार नहीं है, स्वदेशी हमारी जीवन शैली है, हमारे भारत की जीवन शैली है। इसे हमें सिर्फ चिंतन में नहीं, सिर्फ चौपाल में बातें करके नहीं, हमें अपने आचरण में उतारना होगा। और जिस दिन हम इसे आचरण में उतार लेंगे, उसी दिन स्वावलंबी भारत का निर्माण हो जाएगा, सशक्त भारत का निर्माण हो जाएगा, समृद्ध भारत का निर्माण हो जाएगा। और हम इस स्वावलंबी भारत में स्वाभिमान के साथ, सुख के साथ, प्रसन्नता के साथ, एक साथ मिलकर परिवार के साथ, समाज के साथ और राष्ट्र के साथ, राष्ट्र को समर्पित होकर जी पाएंगे, अपनी ज़िंदगी का निर्वहन कर पाएंगे और दूसरों को भी ज़िंदगियां दे पाएंगे। सबसे बड़ा काम है, अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो दूसरे को ज़िंदगी देना सीखिए। जिस दिन आप
दूसरों को ज़िंदगी देंगे, आपकी ज़िंदगी अपने आप अमर हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप सब ने अपना समय दिया, उसके लिए मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।